नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 7 फेरे 7 तेरे। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सिया वहाँ से दौड़कर अंदर भागी। फिर सुमित ने कहा, संजना के बार बार मना करने के बाद मुझे लगा कि संजना सच कह रही है, इसीलिए मैंने पता करवाया कि सिया के चाचा चाची को तमाशा करने के लिए किसने बुलवाया था। तो पता चला कि उन लोगों को प्रियंका ने बुलवाया था। विजय, लेकिन भैया वो आपकी मित्र है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो बहुत खुश भी थी। रणवीर, मतलब उसने जानबूझकर भाभी को यहाँ पर बोलने के लिए कहा। सुमित, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि सिया पढ़ी लिखी नहीं है और उसे पता था कि सिया कभी ऐसे इतने लोगों के बीच में अपनी बातें नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई है। रणवीर, फिर आपने ये बातें भाभी के सामने क्यों नहीं की? सुमित, मैं नहीं चाहता कि सिया प्रियंका के बारे में गलत सोचे या फिर प्रियंका इस तरह से किसी के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक प्रियंका ने मेरा साथ दिया है। विजय, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। फिर तीनों अंदर गए तो सबने देखा कि उनकी पत्नियां एक जगह पर बैठकर उनका इंतजार कर रही हैं। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। सुमित ने सिया की तरफ देखा तो सिया अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर रणवीर को भी यकीन हो गया था कि संजना ने कुछ नहीं किया था। अब वो संजना से बातें करने को सोच रहा था, पर वो कैसे माफ़ी मांगे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर विजय ने धीमी आवाज़ में कहा, रणवीर, भाभी से माफ़ी मांग ले और बात शुरू कर। सुमित ने भी रणवीर को इशारे से संजना से बात करने को कहा। रणवीर, संजना, हाँ। रणवीर, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा मिलेगी। सांसें नहीं आ रही हैं, देखो ना। उतने में सोनम जल्दी से उठकर रणवीर के पीछे से पीठ थपथपाने लगी और बोली, भाभी जल्दी उठो, पता नहीं क्या हो रहा है रणवीर भैया को। कैसे भाई हैं आप लोग? इनको सांस नहीं आ रही है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। विजय, सोनम क्या कर रही हो? चलो आइसक्रीम हमने नहीं खाया था तो वो खाते हैं अपनी टेबल पर बैठकर। सोनम फिर विजय की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, तो चले। संजना ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके साथ उठकर चली गई। अब टेबल पर सिर्फ सुमेध और सिया बचे थे। तभी वहाँ से गुजरता एक इंसान अपनी पत्नी से बोला, लगता है दूसरा विवाह हुआ है इनका। फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं जी, मुझे लगता है ये लोग पति पत्नी नहीं है, क्योंकि ना तो उम्र एक है और ना ही रहने का तरीका, और हो सकता है लोग साथ में काम करते हो। मीटिंग के लिए भी आजकल लोग यहाँ आते हैं। ये सारी बातें सुनकर सुमेध और सिया दोनों ने अलग अलग बातें अपने अपने दिमाग में बैठा ली। सुमेध ने सोच लिया कि वो उम्र के फासले की वजह से ऐसा बोल कर गए हैं, और सिया ने सोचा कि मैं सुमेध जी के तौर तरीके जैसी नहीं हूँ, और सुमेध जी दिखने से ही पढ़े लिखे लगते हैं और मैं पढ़ी लिखी कहीं से भी नहीं लगती हूँ, इसीलिए वो लोग ऐसा बोल कर गए हैं। सुमेध और सिया दोनों ने एक ही वक्त पर सोच लिया कि वो एक दूसरे के लायक और काबिल नहीं है। वह रणवीर और संजना काफ़ी दूर एक साथ चलने के बाद दोनों ने एक ही वक्त पर एक दूसरे से कुछ कहने का प्रयास किया। फिर दोनों की बातें टकरा गई और फिर से दोनों चुप हो गए। फिर थोड़ा ठहर कर रणवीर बोला, संजना, मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं सुबह मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया तुम्हें, मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा। संजना, मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? रणवीर, नहीं, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ अपनी सुबह की हरकत पे। मैं जान गया हूँ कि वो सब तुमने नहीं किया है। संजना, वो किसने किया है? रणवीर, आप क्यों चुप क्यों हैं? रणवीर जी, बताइए ना, आखिर ये सब किसने किया है? क्या आप लोगों को पता लग गया है? रणवीर, हाँ, वो सब उस प्रियंका ने किया है। तुम्हें पता है, अभी भी उसने सिया भाभी को जानबूझकर नीचा देखा है। संजना, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? रणवीर, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि ये तुमने नहीं किया है। संजना ने अपना सर नीचे किया और बोली, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैंने कभी अपने
रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। फिर रणवीर भी मुस्कुराया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वहाँ सोनम और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रिद्धि अपने दोस्तों के साथ पूरे मजे कर रही थी। सुमेध और सिया के बीच अब भी कोई बात नहीं हो रही थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उधर से रिद्धि आई और बोली, पापा अब हम सबको घर चलना चाहिए, दादी अकेली होंगी। मास्टर जी और सुनीता दोनों उठ खड़े हुए और अपने बच्चों को चलने का इशारा किया। फिर सब जैसे आए थे वैसे ही कार में बैठ गए। फिर सुमेध की गाड़ी में रिद्धि ने गाना चलाने की जिद की तो सुमेध ने रेडियो ऑन किया तो उस पर गाना बजा, तू सूरज में सांझ पिया जी। तभी सुमेध को उस गाने की रिलीक्स पे ध्यान गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि तू सवेरा है तो मैं शाम हूँ। फिर उसने सोचा कि इसका मतलब यही है कि अगर हम सूरज जी रोशनी में रहेंगे तो ही हमें शाम से मोहब्बत होगी, क्योंकि धूप सामना होगा तभी तो अहमियत शाम के छाँव की होगी। सुमेध ये सब सोच ही रहा था कि रिद्धि ने जोर से बोला, भैया आप सुन क्यों नहीं रहे? सुमेध, क्या हुआ? रिद्धि, गाना बदल दीजिए, कुछ अच्छा सा लगाइए। सुमेध ने दूसरा चैनल लगाया तो उसमें बज रहा था, हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, आज से तू आरजू तू ही है इरादा, तू ही है इरादा। ये सुनकर सुमेध के होठों पे मुस्कान आई और फिर तब तक सब घर पहुंच गए। घर जाने के बाद रिद्धि दादी को खाना देने उनके कमरे में गई और पूरा परिवार आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। सिया रूम में जाने के बाद कपड़े बदलने चली गई। फिर सुमेध भी टी शर्ट और ट्राउज़र पहन लिया। सुमेध ने देखा कि सिया ने हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती और सफ़ेद रंग का पजामा पहन रखा था। वो उसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और चार चांद लग रही थी। तभी सुमेध बेड पर बैठ गया और सामने खड़ी सिया को देखकर बोला, ये कपड़ों में तुम पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मतलब होटल गई थी ना उस कपड़े से? सिया ने इसे दूसरे तरीके से सोचा और बोली, जी हमें मालूम है कि हम अच्छे नहीं लग रहे थे, वैसे भी हाई फाई तो नहीं दिख सकते हैं हम बाकियों की तरह, तो आप ये बोलकर मेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ा लीजिए। सुमेध, लेकिन सिया मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? क्या तुम मुझे समझ ही नहीं पाई हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा मजाक क्या किसी का भी मजाक नहीं उड़ाता। सिया चुपचाप अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी सुमेध उसकी आंखों में आंसू देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और बोला, सिया तुम रो क्यों रही हो? मैं डांट नहीं रहा हूँ तुम्हें और ना ही मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे आगे। सुमेध ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से बाहर टहलने चला गया। वहाँ जाने के बाद वो सोचने लगा कि गाने में जैसे बिना सूरज के सांझ नहीं हो सकता, वैसे ही अब मैं सिया के बगैर नहीं रह सकता। और दूसरा गाना भी संकेत था मेरे लिए कि मैं उसका हाथ थामूं और उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दूं। फिर कुछ समय बाद सुमेध अपने कमरे में आया और उसने देखा कि सिया सो गई है। फिर वो लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा और कुछ समय बाद वो सो गया। अगले दिन सुबह हुई। हमेशा की तरह घर की औरतें जल्दी उठकर घर के कामों में जुट गई थी। फिर कुछ समय बाद खाने की टेबल पर सारे लोग नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने के लिए आ गए थे। खाना खाने के बाद सुमेध ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है मास्टर जी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या तुम कहना चाहते हो? मास्टर जी सुमेध से बोले, बेटा क्या कहना चाहते हो, बोलो। सुमेध, पापा वो मैं चाहता हूँ कि सिया अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर ले और मैंने उसके लिए एक स्कूल का फॉर्म भी भर दिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। सुनीता, लेकिन सिया ने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है तो क्या वो बच्चों के साथ पढ़ने जाएगी? क्या अब ये सब अच्छा लगेगा? सिया, जी हम स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें वहाँ शर्मिंदगी महसूस होगी। ये बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई और साथ में सुनीता भी उसके पीछे गई। फिर मास्टर जी ने कहा, सुमेध, सिया अच्छी थी पढ़ाई में लेकिन अपनी चाची की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। ये जो आगे पढ़ाई करवाने की तुमने सोची है ये बहुत अच्छी सोच है, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तभी रणवीर और विजय ने भी कहा, हाँ मैं भी आपके साथ हूँ भैया। तभी संजना ने कहा, पापा मैं भी चाहती हूँ कि सिया आगे की पढ़ाई करे, लेकिन फिर आगे कुछ करने नहीं मिलेगा तो उस पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? संजना ने मास्टर जी की तरफ देखा और खुशी से बोली, जी पापा, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की है
तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मास्टर जी खड़े हुए और कहा, अगर आपके पति को इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसके बाद मास्टर जी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। संजना ने फिर रणवीर की तरफ देखा जो पहले से ही उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और संजना को इजाज़त दे रहा था। फिर सारे लोग अपने अपने काम के लिए घर से निकल गए। सुमित अभी भी वहीं बैठा था। फिर कुछ समय बाद उसने सुनीता को अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखा। फिर सुमित भी अपने कमरे की तरफ चला गया और उसने देखा कि सिया बालकनी में खड़ी है। फिर सुमित उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर सिया ने सुमित की तरफ देखा और सुमित से बोली, हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम बहुत छोटे महसूस करेंगे खुद को जब देखेंगे कि हमसे भी छोटे उम्र के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे। फिर सुमित ने सिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी। सिया, आपको हम पे इतना यकीन कैसे है? सुमित सिया को देखकर मुस्कुराया और सिया से बोला, बस यकीन करने का दिल करता है मेरा। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं इंटरव्यू के लिए ले जाऊंगा, फिर तुम्हारा दाखिला होगा वहाँ पर। सिया, लेकिन सुमित जी। सुमित, बस सिया, अब और कोई बहस नहीं होगी। उसके बाद सिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि होटल में सुमित का गुस्सा देखकर उससे डरने लगी थी और अब वो सुमित से ज़्यादा बोलने भी नहीं लगी। फिर कुछ समय में सुमित के इंतजार के बाद सिया तैयार होकर उसके सामने आई। सिया ने सफ़ेद रंग की कुर्ती के साथ हल्के हरे रंग का सलवार और दुपट्टा लिया हुआ था और उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र और एक छोटी सी बिंदी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। सुमित की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, बस वो सिया को देखे जा रहा था। उतने में वहाँ सुनीता जी आई और बोली, तूने फिर इसको तैयार करवा दिया, ये बच्ची डर गई है अभी से ही। मैं मेरी बच्ची को उदास नहीं देख सकती। सुनीता को देखते ही सिया सुनीता के गले लग गई। सुनीता भी सिया को पकड़कर बैठ गई। सुमित ने अपना सर पकड़ा और बोला, एक ड्रामेबाज कम थी जो मेरी जिंदगी में दूसरी भी ड्रामेबाज आ गई। सुनीता, ये किसको बोल रहा है तू? सुमित, आपको। पहले आप थी और अब आपकी बहू भी आपके साथ है। मैं जानता हूँ माँ कि आप सिया से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप भी समझो वो लोगों के सामने उठने बैठने से डरती है। पढ़ाई उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। फिर सुनीता को भी सुमित की बात सही लगी और उसने फिर सिया को समझाया और सुमित के साथ जाने को कहा। फिर सिया और सुमित साथ में घर से निकले। सिया अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसे स्कूल जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर सुमित रास्ते में जाते वक्त सिया से बोला, सिया, वहाँ पर नर्वस नहीं होना और जब डर लगे तो मेरी तरफ देखना, मैं वहीं बैठा रहूँगा और जो भी वो पूछे उसका आराम से जवाब देना। ये सब सुनकर सिया धीमी आवाज़ में बोली, डर तो हमें आपसे ही लगता है, तो एक डर को मिटाने के लिए दूसरे डर से सामना करना होगा हमें। सुमित, कुछ कहा तुमने? सिया, नहीं। फिर दोनों स्कूल पहुँचे। वहाँ सिया वहाँ के खेलते बच्चों की तरफ देखने लगी। तभी सुमित उसके पास आई और बोले, चलो सिया। सिया सुमित की तरफ देखने लगी और फिर वो बच्चों की तरफ देखने लगी। सुमित, सिया, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। और रही बात उम्र की, तो अभी सिर्फ 20 साल की हो तुम। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझे शर्म आती, लेकिन फिर मैं ये करता क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिया फिर सुमित को कुछ नहीं बोली और उसके साथ प्रिंसिपल के कैबिन की तरफ चली गई। वहाँ का प्रिंसिपल सुमित का मित्र था। सुमित ने वहां जाकर बताया कि सिया उसकी पत्नी है और उसकी आगे की पढ़ाई किसी कारण नहीं हो पाई थी, तो अब वो आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। प्रिंसिपल बोले, हाँ क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वहाँ के कुछ टीचर को बुलाकर प्रिंसिपल ने सिया का इंटरव्यू लिया। फिर सवाल के जवाब देने के समय सिया डर गई और वो रुक गई। फिर उसने सुमित की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर सिया ने सोचा कि सुमित को उस पर बहुत विश्वास है और वो उस विश्वास पे खरी उतरने की पूरी कोशिश करेगी। पर उसके बाद सिया ने सारे सवालों के सही सही जवाब दिए। फिर सिया सुमित के पास आकर बैठ गई। तभी वहाँ जाती दो महिला शिक्षिका ने दोनों को साथ में देखकर कहा, ये देखो कैसे माता पिता हैं जो अपनी प्यारी सी फूल सी बच्ची को इतने बड़े लड़के के साथ शादी कर दी। ये सुमित ने सुना लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और साथ में सिया ने भी सुना और सुमित की तरफ देखने लगी। उसने महसूस किया कि सुमित को
भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है इस रिश्ते की वजह से। फिर सामने से प्रिंसिपल आए और कहा, सुमित तुम्हारी पत्नी का एडमिशन हो गया समझो। सारे टीचर ने सिया की तारीफ की और मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहूँगा कि तुम अपनी पत्नी को आगे पढ़ाना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है दोस्त। सुमित, शुक्रिया भाई, अब हम चलते हैं। सिया और सुमित दोनों बहुत खुश थे। सिया कार में बैठने के बाद सिर्फ सुमित की तरफ देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे प्रिंसिपल की बात बहुत अच्छी लगी थी। सुमित ने सिया को मुस्कुराता हुआ देखा और सिया से पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? सिया, कुछ नहीं, बस आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपको पता है वहाँ इतने गुस्से में देखकर तो हम डर गए थे आपसे, लेकिन आप बीच में सुमित ने टोकते हुए कहा, हाँ तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी चुप चुप कैसे हो। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, घर में किसी से भी पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। वैसे भी मुझे ज़्यादा बोलने की आदत ही नहीं है और मैं घर से मैं बहुत ही कम बोलती हूँ। फिर सुमित मुस्कुराया और सिया की तरफ झुकते हुए नजदीक गया और सीट बेल्ट लगाया और वहीं ठहर कर बोला, फिर पक्का मेरे साथ कुछ और बात है, तभी तो सिर्फ मेरे सामने इतनी बातें करती हो, बाकियों के सामने नहीं। फिर सुमित अपनी जगह पे वापस आ गया। सुमित को इतना नजदीक पाकर सिया की तो सांसें अटक ही गई थी। फिर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और सुमित मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। सुमित सिया को घर के पास छोड़ने के बाद हॉस्पिटल चला गया और सिया घर के अंदर चली गई। फिर उसने बताया कि उसका एडमिशन हो गया है। ये सुनकर सुनीता और संजना और सुमन भी खुश हुए। वहाँ सुमित प्रियंका के पास गया और उसके कैबिन में जाते ही बोला, प्रियंका तुमने सिया के चाचा और चाची को क्यों बुलाया था? तुम क्यों सिया को नीचा दिखाना चाहती हो? प्रियंका हड़बड़ाते बोले, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों सिया को? सुमित उसके पास गया और उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहा, चुप, मैं सब जानता हूँ कि ये सब तुमने किया है और अब असलियत बताओ। तुमने उस दिन होटल में भी जानबूझकर किया ये सब। ये सुनते ही प्रियंका गुस्से में सुमित का हाथ छुड़ाते हुए उसके सीने से लग गई और बोलने लगी, हाँ सब मैंने ही किया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मैंने। मैं कॉलेज से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पहले वो निधि ने तुम्हें छीन लिया। फिर जब वो मर गई तो मुझे लगा तुम मुझे मिल जाओगे, इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की। लेकिन फिर ये सिया ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। फिर सुमित ने प्रियंका को अपने से दूर करते हुए कहा, हटो मुझसे दूर, मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुम? प्रियंका, नहीं चाहिए दोस्ती मुझे, तुम चाहिए मुझे तुम। वो लड़की को नीचा दिखाकर उसे वापस वहीं भेजना चाहती थी जहाँ से वो आई है। ये सुनते ही सुमित ने प्रियंका को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, कुछ भी हो जाए सिया से दूर रहना तुम, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता समझ लो तो अच्छा होगा। और अब मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में करवा दे रहा हूँ, वहीं अच्छे से रहना। प्रियंका, सुमित, लेकिन सुमित मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। और एक बात, अगर सिया मेरी ज़िंदगी में नहीं भी आती तो भी तुम मेरी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं आ पाती, क्योंकि मैंने कभी भी उस तरह से तुम्हें नहीं देखा है। फिर प्रियंका ने अपना सर नीचे किया और बैठ गई। फिर वहाँ से सुमित निकला और अपना फ़ोन किसी को कॉल करने के लिए निकाला तो उसने देखा कि कॉल सिया को लगा हुआ है। फिर सुमित ने धीरे धीरे फ़ोन को कान के पास लगाया और हेलो बोला तो सामने से सिया का जवाब आया, हेलो सुमित, तुमने सब सुन लिया? सिया, जी। सुमित, किसी को कुछ भी मत बताना, मैं घर पर आकर तुमसे बात करता हूँ। सुमित ने सिया को कुछ भी बताने को मना कर दिया था। सिया ने नम्रता के साथ जवाब दिया, जी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सिया को फ़ोन गलती से लग गया था जब प्रियंका सुमित के सीने से लगी थी और उसके बाद की हुई बातें सिया ने सारी सुन ली थी। देखते देखते शाम हुई, सब घर पहुँचे। सुमित भी घर गया और अपने कमरे में गया फ्रेश होने के लिए और कपड़े बदलने के लिए। सिया बस चुपचाप दूर खड़ी उसको एक टक से देखे जा रही थी। सुमित ने जूते उतारे और फिर सिया की तरफ देखा और कहा, अब मैं कपड़े बदलूंगा। सिया, हाँ। सुमित, सिया मैं कपड़े बदलने वाला हूँ। सिया, जी बदल लीजिए। सुमित, सिया क्या तुम मुझे कपड़े बदलते देखना चाहती हो? ये सुनते सिया ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, नहीं नहीं। ये कहते वो वहाँ से भागी और किचन की तरफ चली गई। सुमित वहीं खड़े होकर
उसकी मासूमियत भी मुस्कुरा रहा था। कुछ समय बाद सब लोग वहाँ खाने की टेबल पर आए और खाने के लिए बैठ गए। फिर संजना और सिया और सुनीता ने सबको खाना परोसा। फिर सबने खाना खाया और खाने के बाद सब एक साथ हॉल में बैठे। सिया सबके लिए कुछ मीठा लेकर आई और सबको दिया। सबको देने के बाद वो सुमित की तरफ भी हाथ बढ़ाते हुए दूर से बोली, लीजिए। सिया के ऐसे रूड तरीके को देखकर सब सिया की तरफ देखने लगे। फिर सिया को यह एहसास हुआ कि उसके बोलने का तरीका अलग था और अब सब उसे देख रहे हैं। फिर वो चुपचाप सर झुकाए खुद भी रिद्धि के पास जाकर बैठ गई। तभी विजय बोला, वैसे पता है रणवीर भैया, शादी के बाद बीवी की सुननी पड़ती है, चाहे बाकी लोग आपकी कितनी भी सुनते हो। रणवीर, हाँ सही बोल रहे हो। तभी सोनम बोली, एकदम जून। ये सब बातों से सुमित समझ गया था कि ये ताने उसी के लिए हैं। फिर वो मास्टर जी की तरफ देखते हुए कहा, देखा पापा, कैसे दोनों आपको ताने मार रहे हैं, आपके और माँ के प्रेम को डर बता रहे हैं। विजय हिचकिचाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं पापा, मैं आपको क्यों बोलूँगा, कुछ भी बोल रहे हो भैया। सुमित, और किसको बोलेगा तू, यहाँ सब पापा की बातें सुनते हैं और उन्हीं का कहा मानते हैं, तो उन्हीं को ताने दिए जा रहे हैं। सब लोग बैठकर खुशी मना रहे थे। सुमेध भी अब खुश था। उसको पता था कि अब सिया की जिंदगी से परेशानी जाने वाली है। प्रियंका भी चली गई है। देखते देखते 3 साल बीत गए और सिया ने 12वीं की परीक्षा अव्वल अंकों के साथ पास की। सब बहुत खुश हुए उसके अंकों से। आज भी सिया सुमेध के सामने वैसी ही थी जैसे कि 3 साल पहले। कुछ बात आगे नहीं बढ़ी थी दोनों के रिश्ते में। ना सुमेध ने कदम बढ़ाया और ना ही सिया ने। अब सिया 23 साल की हो गई थी और पूरे परिवार के साथ बैठकर बातें कर रही थी। उससे काफी दूर बैठा सुमेध सिया को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। फिर सुनीता सुमेध के पास आकर बैठी और बोली, क्या बात है, तू ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है? अगर उससे इतना प्यार करता है तो बता क्यों नहीं देता? सुमेध ये सुनकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तभी माँ ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन तेरी आंखों में उसके लिए परवाह और बहुत सारा प्यार है। ये सुनकर सुमेध मुस्कुराया और बोला, माँ ये परवाह है, प्यार नहीं। और ये आप अपने बेटे के लिए सोचकर बोल रही हो माँ, लेकिन एक बार सिया के लिए सोच कर देखो कि उसको मेरे साथ रहना पसंद होगा पूरी जिंदगी। क्या हमारी उम्र का फासला हमारे रिश्ते के लिए सही रहेगा? और ये सोचिए कि कल सिया पढ़ लिख कर कुछ करेगी तो क्या उसका मन मेरे साथ मिलेगा? उसकी सोच बदलेगी और उसे फिर शर्म आएगी ये सोचकर कि उसका पति उससे 20 साल बड़ा है। सुनीता, लेकिन सुमेध ने माँ को चुप कराते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि प्यार दोनों को ही हो? और मैं सिया को वैसे खुश देख कर ही खुश हूँ और मैं उसे और आगे पढ़ाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद सुमेध अपने रूम में चला गया और सुनीता वहीं बैठी रही और अपने बेटे के लिए उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ समय बाद भी कमरे में गई और जाकर सुमेध के सामने खड़ी हो गई। सुमेध वहीं लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। सुमेध ने लैपटॉप साइड में रखा और सिया से पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना था क्या तुम्हें? सिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सुमेध बोला, हाँ बोलो। सिया खुशी से सुमेध के गले लग गई और बोलने लगी, बहुत खुश हूँ मैं, शुक्रिया आपका। सुमेध मुस्कुराया और सिया को खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। सुमेध, मैंने तुम्हारा फॉर्म इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में भरा है, कुछ दिन बाद उसकी परीक्षा है, जाओ उसकी तैयारी करो। सिया, लेकिन मैं। सुमेध थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या हुआ, आगे कुछ नहीं करना तुम्हें? फिर सिया डर गई और हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर सुमेध ने कहा, हाँ तो जाओ तैयारी करो जाकर। सिया, जी। और फिर सिया वहाँ से चली गई और किचन में चुपचाप बैठी थी। सुनीता उसे उदास देखकर बोली, सिया क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए। तभी सिया ने सुनीता की तरफ देखा और सुनीता ने देखा कि सिया की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सिया बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर सुनीता सिया के पास बैठी और अपनी चिंता व्यक्त करते ही बोली, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सिया ये सुनकर और जोर से रोने लगी और कुछ बोल नहीं रही थी। सुनीता ये देखकर और परेशान हो गई थी। तभी
तभी वह संजना और सोनम भी आ गई और वो भी सिया से पूछने लगी कि क्या हुआ। कुछ समय बाद सिया को हॉल के बीच में बिठाकर पूरा परिवार चारों ओर से बैठा था और उसके रोने का कारण जानना चाहता था। तभी सुमित अपने कमरे से बाहर आ रहा था और उसने देखा कि हॉल में सिया और सारे परिवार वाले बैठे हैं। तभी सुमित वहां जाकर बोला, माँ पापा आप लोग यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं, और सिया तुम रो क्यों रही हो। तभी रणवीर सुमित के ठीक सामने खड़ा हुआ और बोला, आप बताइए क्यों रो रही है ये, आपने ही कुछ किया होगा। सुमित चौंकते बोला, मेरी वजह से, लेकिन मैंने क्या किया है। सिया मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, क्या बताया तुमने इन लोगों को। मास्टर जी अभी बताया नहीं है, लेकिन बताएगी अभी, और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। ये सुनते ही सुमित अपना मुंह बनाते हुए वहां बैठ गया। सिया ने अंदर नजर से सुमित की ओर देखा, तभी उसकी नजर उन नजरों पर पड़ी जो कब से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। फिर सिया ने अपना मुंह खोला, ये हमारा एडमिशन पुणे करवाना चाहते हैं और हम आप सबके बिना कैसे रहेंगे माँ, हमें नहीं जाना। फिर पूरा परिवार सिया की तरफ से नजरें हटाकर सुमित की तरफ देखने लगा और सबको ऐसा देखकर सुमित बोला, हाँ तो उसमें तुम्हारी भलाई है, और क्या तुम कुछ करना नहीं चाहती हो। सिया हम यहाँ बिहार में ही एडमिशन करवा सकते हैं, उसके लिए आप हमें इतना दूर क्यों भेज रही हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो बोल दीजिए, ऐसे मुझे रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करोगे तो पाप लगेगा। ये सुनकर सारे घर वाले चौंक गए और जोर से बोले, क्या मास्टर जी नालायक, दूसरी शादी करना चाहता है तू, पहले तो एक भी नहीं करना चाहता था। सारे परिवार वाले साथ में बोले, हाँ। सुमित ये सुनकर सिया की मासूमियत पर हंसने लगा और बोला, तुम ये क्या बोले जा रही हो सिया, मैं क्यों शादी करूंगा। सिया क्योंकि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ, और आप दोपहर में अपने वो वकील दोस्त से बात नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि शादी का फॉर्म भरकर डाल दिया है तो बस शादी कर ले। ये सुनते फिर सारा परिवार सुमित की तरफ गुस्से से देखने लगा। सुमित क्या, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हैं। मैंने राजीव को बताया था कि हमारे और सिया की शादी लीगल तरीके से नहीं हुई है, तो इसीलिए उसने हमारी शादी के लिए फॉर्म भर दिया था। फिर पूरा परिवार समझा और मुस्कुराते हुए सब एक दूसरे से बोले, अरे गलतफहमी थी ये तो। फिर सिया ने सुमित से कहा, फिर आपने ये क्यों कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। सुमित क्योंकि पुणे में पढ़ाई के बाद तुम्हें जीने के लिए कोई सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने तुमसे शादी एक मजबूरी में आकर की थी, वो मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। और मैं सिया, और मैं क्या। ये देखकर पूरा परिवार चुपचाप खड़ा था और सुनीता के आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पूरे परिवार में से एक भी इंसान बीच में नहीं आया और कुछ नहीं बोला। फिर सुमित सिया को बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। फिर सिया वहीं बैठ गई और अपने परिवार के तरफ एक उम्मीद से देखने लगी, लेकिन परिवार वाले एक एक करके वहां से चले गए। हाथ में मास्टर जी और सुनीता भी अपने कमरे में चले गए। पूरे घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ गया था, खाना भी किसी ने आज नहीं खाया था। कुछ समय बाद सुमित बाहर गया और सबके लिए खाना लेकर घर आया। उसके बाद एक एक करके सबने कमरे में खाना पहुंचा और फिर अपने और सिया के लिए भी खाना लेकर अपने कमरे में गया। सुमित, सिया खाना खा लो, सिया हमें भूख नहीं है। फिर सुमित ने खाना बेड पे रखा और सिया की तरफ देखते हुए फिर से कहा, खाना खा लो सिया। सिया ने सुमित की तरफ से मुंह फेर लिया और नाराजगी से कहा, नहीं हमें नहीं खाना, हमें भूख नहीं है। सुमित ने गहरी सांस ली और सिया के नज़दीक जाकर बैठ गया। सिया ने सुमित की तरफ फिर भी नहीं देखा। फिर सुमित सिया की तरफ देखकर बोला, अगर तुम बाहर जाओगी और अच्छी से पढ़ाई करोगी तो मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा, और मेरा परिवार भी। सिया नाराजगी भरी नजरों से सुमित की तरफ देखकर खड़ी हो गई और नाराजगी से बोली, ये हमारा भी परिवार है, समझिए आप। ये कहने के बाद सिया की आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगी।
उसे रोता देख सुमेध भी खड़े हो गया और सिया के हाथों को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। फिर सिया सुमेध से हाथ छुड़ाते हुए सुमेध के सीने से जा लगी और बोलने लगी, क्यों आप हमें हमारे परिवार से दूर करना चाहते हैं? ये सुनकर सुमेध उसे अपने से दूर करने और समझाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। तभी सिया ने कहा कि आप क्यों हमें खुद से दूर करना चाहते हो? हमें माँ ने बताया है कि आप चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ करें और आपसे अलग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये सुनकर सुमेध का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया था। फिर सिया सुमेध से दूर हुई और सुमेध की तरफ देखने लगी। फिर सुमेध ने फिर से एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोले, ये माँ भी ना। सिया, आप क्या खुद से हमें अलग करना चाहते हैं? ये सुनकर सुमेध ने बोलना चाहा कि सिया ऐसा कोई। इतने में सिया नज़दीक आई और सुमेध के होठों पे उंगली रखते हुए कहा, जितना पूछा गया हो उतने का ही जवाब सुना जाएगा, और यदि आप हमें और समझाना चाहते हैं तो बता देते हैं कि हम नहीं समझना चाहते हैं अब कुछ भी। ये सब सुनकर सुमेध चुपचाप सिया की तरफ देख रहा था और बस देखे ही जा रहा था। फिर सिया ने कहा, अगर हमें ये पढ़ाई आपसे दूर होकर करनी पड़ेगी तो हमें आगे नहीं पढ़ना, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं समझते? इधर सुमेध बिल्कुल चुप खड़ा था और सिया को देखे जा रहा था। सिया ऐसे सुमेध को खड़े देखकर फिर गुस्से से बोली, क्या हुआ, कुछ बोलिएगा या नहीं? फिर सुमेध के चेहरे पर सिया को देखकर एक सुकून वाली हल्की सी मुस्कान आई और उसने सिया के तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपने करीब लाकर सुकून से अपने सीने से लगाया और कहा, आई लव यू। बस यही इतना सुमेध ने बोला और सिया ये सुनकर खुश हो गई और सुमेध के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बड़े प्यार से बोली, अब हम नहीं जाएंगे ना? आप खुद से दूर तो नहीं करोगे हमें? सुमेध उसकी आंखों में देखते हुए बोले, कभी नहीं, और उसे सीने से लगाए रखा। फिर थोड़े समय बाद सुमेध ने सिया से कहा, लेकिन तुमने ये कहाँ कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया मुस्कुराई और बोली, ये तो आपको कब का समझ जाना चाहिए था, जब हम स्कूल में एडमिशन करवाए थे तब से आपको पसंद करते हैं। हम बस कभी हिम्मत नहीं कर पाए बताने की, लेकिन आपसे दूर जाने का डर वो सारे डर से बड़ा है, इसीलिए आज आपको बताने की हिम्मत जुटाई है हमने। सुमेध ये बातें सुनकर मुस्कुराया। तभी सिया ने पूछा, अगर हम नहीं बोलते तो आप हमें दूर भेज देते क्या? सुमेध ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया मैं प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें हर जगह पर ताने सुनने पड़े, तुम्हें हर जगह पर नीचा देखना पड़े। सिया हमें सब चलेगा, बस आप दूर हो जाओ, ये नहीं चलेगा। सुमेध ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा जी। सिया ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और दोनों ने प्यार से साथ में एक दूसरे को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह हुई और सब अपने अपने कामों में लग गए थे और फिर सब एक साथ फिर से खाने की टेबल पर जमा हुए। सुमेध जब सबके साथ नाश्ता करने टेबल पर गया तो उसने देखा कि सबका चेहरा उदास पड़ा है। फिर वो सिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और सिया भी सुमेध की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी किचन की तरफ से सुनीता जी आई और सुमेध से पूछी, कब करवाओगे सिया का एडमिशन? वो मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, उसके लिए सारा इंतजाम कर दूंगी। सुमेध, वो माँ आप लोगों ने मना किया तो मैंने भी सोचा कि बेचारी कैसे इतनी दूर रहेगी, तो सोचा कि यहीं के कॉलेज में एडमिशन करवा दूं। ये बोलकर सुमेध अपना चेहरा नीचे करके खाना खाने लगा और परिवार जो खाना खा रहे थे वो अचानक से अपना खाना छोड़कर सुमेध की तरफ देखने लगे। सुनीता भी चौंकती बोली, अच्छा सोनम, ओ सिया भाभी आप तो बेचारी बन गई। सिया मुस्कुराती और शर्माते बोली, अगर वो बोल रहे हैं तो मैं हूँ। फिर सारा परिवार सुमेध की तरफ छोड़कर सिया की तरफ देखने लगा। फिर सिया को ये एहसास हुआ कि उसने सबके सामने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। सुमेध भी सिया की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा, लेकिन जब सारा परिवार वापस सुमेध की तरफ देखने वाले थे तो उससे पहले ही सुमेध अपना सर नीचे करके वापस खाने खाने लगा। अब सबको सारी बात समझ आने लगी थी और सुनीता भी अपनी
बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी और बहुत खुश थी। फिर सारा परिवार दोनों की परिस्थितियों को देखकर हंसने लगा और उसमें से विजय बोला, भैया शर्माते क्यों हो, बोल दो कि अब आप भी भाभी से दूर नहीं रह सकते। उसके बाद विजय हंसने लगा। तभी सुमित ने पिताजी की तरफ विजय को इशारा किया और चुप रहने को कहा। अब फिर से पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई थी। फिर खाना खाने के बाद मास्टर जी स्कूल चले गए और बाकी लोग अपने अपने काम के लिए चले गए। सुनीता ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, आज खरीदारी करने जाना है तो तुम सब तैयार हो जाओ। 2 दिन बाद तीज का व्रत है तो नई श्रृंगार की चीजें और सारा सामान लाना है। ये सारी बातें सुमित सुन रहा था और फिर सब अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए। सुमित भी अपने कमरे में गया और उसने देखा कि सिया तैयार हो रही है। फिर सुमित सिया को पीछे मिरर के सामने खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर उड़ते बालों को समेटकर पीछे करते बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया भी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और धन्यवाद बोली। फिर उसने सुमित के गले में अपने दोनों हाथ डालते बोली, इतनी मेहनत से हम तैयार आप ही के लिए हो रहे हैं। सुमित भी रोमांटिक अंदाज में था और सिया को अपने बाहों में लेते बोला, अच्छा जी। सिया भी कुछ बोलती उससे पहले सुनीता गेट पे आई और बोली, सिया रेडी हो गई क्या? ये सुनते ही सिया और सुमित दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन तब तक सुनीता दरवाजे पर आ चुकी थी और दोनों को साथ में देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। फिर जल्दी से सिया भागते हुए सुनीता के पास गई और बोली, माँ हम तैयार हैं, चलिए। फिर जैसे ही सब तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचे, वहाँ सुमित खड़ा दिखा। सुनीता, सुमित तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित, वो मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था, आप लोग कहो तो मैं छोड़ दूंगा मार्केट तक। सुनीता मुस्कुराई और बोली, नहीं नहीं तुम्हें तकलीफ होगी। सुमित माँ के सामने आया और बोला, वैसे तो आप सब समझती हो, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ तकलीफ नहीं होगी कभी। सुनीता को बेटे पे बहुत गर्व था और फिर वो मुस्कुराते गाड़ी में बैठ गई। फिर सिया और साथ में संजना और सोनम भी बैठ गई। फिर सबको सुमित मार्केट छोड़ता हुआ अपने दोस्त के पास चला गया। शाम हो गई थी, सारे मर्द आज घर आ चुके थे, लेकिन कोई भी औरत घर पर नहीं थी। आज खाना भी नहीं बना था क्योंकि सबको बाजार में बहुत समय लग गया था। यहाँ सारे मर्दों ने सोचा कि क्यों ना आज सब अपनी अपनी पत्नियों के लिए खाना बनाए। सारे लोग अपनी अपनी पत्नियों के लिए खाना बनाने में किचन में चले गए थे। सारे मर्द आज अपनी अपनी पत्नियों के लिए खाना बना रहे थे। रिद्धि किचन में आई और ये सब देखकर बोली, मेरे लिए और दादी के लिए खाना कौन बनाएगा? विजय मजाक करता हुआ बोला, कोई नहीं। मास्टर जी विजय को डांट लगाते बोले, मैं बनाऊंगा अपनी परी के लिए खाना, लेकिन एक मदद करनी है तुमको। रिद्धि, क्या? मास्टर जी सबसे पूछते रहो फ़ोन पर, उनके आने से पहले हमें उनके आने का पता चल जाना चाहिए। रिद्धि, जी पिताजी। सबने अपनी पत्नियों के लिए खाना बना लिया और साफ सफाई भी बहुत करनी पड़ी क्योंकि सबने किचन का हाल बेहाल कर दिया था। कुछ समय बाद सारी औरतें घर आई और उन लोगों को देखा कि सारे घर के मर्द उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। पहले तो सबने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा हमें लेट हो गया, लेकिन अभी फटाफट हम मिलकर खाना बना देते हैं। और ये कहते ही सब घर के अंदर आए और देखा कि खाने की टेबल पर खाना रखा हुआ है। सबने अपनी पत्नियों के हाथों से सामान लिया और खाने की टेबल पर बिठाते हुए कहा, जो हमारी सारी ज़रूरत का ख्याल रखता हो उसके लिए एक दिन तो बनता है। और सबने फिर खाना खिलाया और खुद भी साथ में खाना खाए। फिर कुछ समय बाद सब एक साथ हॉल में बैठकर बातचीत करने लगे। तभी सुनीता ने कहा, आज हम इसीलिए लेट हो गए क्योंकि खरीदारी हमने ज़्यादा की। मैंने सोचा कि सिया और सुमित की शादी अच्छे से नहीं हुई है तो क्यों ना इनकी शादी अच्छे से करवाई जाए। सुनीता की बात सुनकर मास्टर जी बोले, मास्टर जी हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा। रणवीर, वाह माँ क्या बात कही है, बहुत मज़े करेंगे। विजय, हाँ बिल्कुल। सभी लोग ये सुनते ही बहुत खुश हो गए। सुनीता ने कहा, हाँ तो सिया तुम अपना सारा सामान लेकर रिद्धि के कमरे में चली जाना। शादी वाले दिन तक सिर्फ रस्मों के समय तुम दोनों मिलोगे, बस ऐसे नहीं। सुमित ये सुनकर कुछ नहीं बोला, बस मुँह बनाते हुए सिया की तरफ देख रहा था। फिर सिया सुमित की
की शक्ल देखकर मुस्कुराए। सुमित सिया को मुस्कुराते देख नाराज हो गया और उसके तरफ से अपनी नजरें हटा ली। सुमित का कमरा नीचे था और रिद्धि का कमरा ऊपर था, तो अब सिया को भी ऊपर रिद्धि के कमरे में जाना था। उसी समय से घर में शादी का माहौल बन गया और तय हुआ कि शादी अगले हफ्ते होगी। फिर सिया अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में गई। वहाँ सुमित लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तभी सिया उसके पास गई और बोली, सुनिए। सुमित ने बड़े प्यार से सिया की तरफ देखा तो फिर सिया ने कहा, बैग पैक करना है तो क्या आप अलमारी के ऊपर से बैग निकाल देंगे, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। सुमित फिर लैपटॉप की तरफ देखने लगा और बोला, खुद उतार लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। सिया ने फिर चुपचाप जाकर बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन सिया का हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। फिर सिया ने देखा कि सुमित उसके पीछे खड़े होकर बैग को नीचे उतार दिया और फिर वही अलमारी पे हाथ रखकर सिया को घेरते बोला, सिया क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकती? अब बिना तुम्हें देखे मेरी सुबह सुबह नहीं लगती और तुम्हारा इस कमरे में होना मुझे बहुत पसंद है। वहाँ सिया अपनी नज़रें नीचे करके शर्मा रही थी। फिर सुमित बोला, बस तुम लोगों का तो यही है, कुछ भी बोलो तो शर्माने लग जाती हो। जाओ और चुपचाप से माँ को कह दो कि तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं कमरे में रहोगी, समझी? सिया ने फिर बोला, अच्छा जी, अगर इतनी हिम्मत है तो आप ही जाकर बोल दो, मुझसे क्यों बोल रही हो ये सब बोलने के लिए? आप ही माँ से ये सब बोल दीजिए। फिर सिया ये बोलते हुए सुमित का हाथ अपने सामने से हटाया और सामान बैग में रखने लगी। फिर सुमित वहीं खड़ा देखता रहा और सिया सारा सामान लेकर कमरे से चली गई। अब सुमित को सिया के बिना उसका कमरा उसे काटने को दौड़ता था। सुमित एक ही रात में परेशान हो गया और चुपके से रिद्धि के कमरे तक चला गया। वहां जाते उसने देखा कि रिद्धि सो रही है और सिया वहां नहीं है। फिर सुमित उसे ढूंढता ढूंढता छत पे गया और उसने देखा कि सिया वहां साइड में बैठकर पूरा शहर देख रही है। फिर सुमित भी वहां गया और बोला, पूरा शहर रात को घूमने का मन किया क्या? सिया पीछे मुड़ी और मुस्कुराई और सुमित की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सुमित ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और उसके साथ बैठ गया। फिर सिया ने सुमित के कंधे पे अपना सर रखा और उसके हाथों में अपना हाथ और सामने देखकर कहने लगी, इस दुनिया के किसी भी कोने में पड़ी थी तब मालूम नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप मिलेंगे मुझे। बहुत अच्छा लगता है हमें आपके साथ और इतना प्यार परिवार मिला फिर सिर्फ आपकी वजह से, धन्यवाद। उसके बाद वो सुमित के चेहरे की तरफ देखने लगी जो कि बहुत पहले से सिया की तरफ बड़े प्यार के साथ देख रहा था। फिर सुमित ने कहा, और मैं कितना लकी हूँ, ये तुम्हें नहीं पता, इस अधूरे इंसान को पूरा किया है तुमने। फिर दोनों वहाँ एक दूसरे के सीने से लग बैठ रहे थे। अगले दिन सुबह हुई और सुमित की नींद खुली और उसने देखा कि सिया उसके बाहों में उसके सीने पे अपना सर रखकर सो रही है। फिर सुमित उसको सोता देखकर मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक बालों का लट था जो बार बार सिया को परेशान कर रहा था, उसको हटाया। उसी बीच सिया की नींद खुल गई और उसने देखा कि सुमित सामने है। पहले तो वो सुमित को वहाँ नज़रों के सामने देखकर खुश हुई, लेकिन फिर याद आया कि परिवार वाले क्या बोलेंगे, इसीलिए वो घबरा गई और सुमित को बोली, आप नीचे जाइए, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। सुमित ठीक है बोलकर जाने लगा कि तभी सिया ने फिर रोककर बोली, हम जाते हैं और फिर बाद में आप आइएगा और अगर कोई पूछे तो बोल दीजिएगा कि छत पे टहलने गए थे। सुमित ठीक है, जैसा तुम कहो। सिया फटाफट वहाँ से भागने लगी कि तभी सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पूरा दिन कैसे बीतेगा यार अब बिना मिले, एक बार गले तो मिलती जाओ। सिया मुस्कुराए और हाथ छुड़ाते वहां से नीचे आए और छिपते छिपाते रिद्धि के कमरे में चले गए। अब भी रिद्धि नींद से जागी नहीं थी, इसीलिए सिया भी वहां जाकर सो गई। सुबह सब उठे और घर में सुबह सुबह हलचल मची थी। सारे लोग अपने कपड़े और गहनों में व्यस्त थे। सुमित नीचे आया तो उसने देखा कि सब खुद में ही व्यस्त हैं कि उस पे तो वैसे भी किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। वो मुस्कुराते अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी बीच में रणवीर मिला और बोला, भैया कल रात में पानी पीने जा रहा था तो छत का दरवाज़ा खुला था। सुमित, हाँ तो? रणवीर, हाँ तो कुछ नहीं, खुला रह गया होगा। सुमित, तू ऑफिस नहीं जाएगा? रणवीर, नहीं, आपकी शादी तक हम लोगों ने छुट्टी ले ली है। पीछे से विजय भी आया और बोला, हाँ और आप दोनों पे नज़र भी रखना है, माँ ने कहा है। सुमित गुस्से में दोनों की तरफ
देखते हुए अपने कमरे में चला गया। विजय, भैया गुस्सा क्यों हो गए? रणवीर मुस्कुराते बोला, कुछ नहीं, बस तू ऑफिस नहीं गया ना, इसीलिए। पूरा दिन शादी की तैयारियों में और तेज की तैयारियों में बीत गया। रात के 3 बज रहे थे और सुमित फिर सिया से मिलने रिद्धि के कमरे में चला गया। लेकिन अगले दिन तीज होने के कारण रात के 3 बजे वहां पर सिया को बुलाने सुनीता चली गई और सुमित को बाथरूम में छिपना पड़ा। सुनीता सिया को सरगी देने के लिए अपने साथ ले गई। उसके बाद रिद्धि की भी नींद खुल गई और वो बाथरूम में जाने लगी तो अंदर से सुमित निकला और रिद्धि डर गई और सुमित को देखने लगी। सुमित, क्या? मेरा बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसीलिए यहाँ आ गया मैं। रिद्धि, इस समय? सुमित, क्यों, बाथरूम पूछकर लगती है क्या? इतना कहते ही सुमित वहाँ से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह सारे मर्द उठे और घर का सारा काम किए और अपनी पत्नी को आराम करने को कहा। शाम हुई और फिर सब तैयार होकर तीज का व्रत पूजन किया और अपने अपने पति को प्रणाम किया। घर की औरतों ने आज तीज का व्रत रखा था और शाम को वो व्रत खोला और अपने अपने पतियों को प्रणाम किया। फिर सब अपने पत्नियों के साथ बैठकर बातें करने लगे। सिया भी सुमित के लिए व्रत रखी थी और वो दोनों को भी ये दिन साथ बैठने की छूट मिली थी। सिया ने वहीं पड़ा मिठाई उठाया और सुमित को खिलाने लगी तो सुमित ने खाने से मना कर दिया। तब भी रिद्धि भी वहीं पास में बैठी थी और दोनों को देख रही थी। फिर बोली, भाभी, मुझे लगता है भैया ने भी तीज का व्रत रखा है, क्योंकि सुबह से मैंने इन्हें कुछ खाते हुए नहीं देखा। ये कहने के बाद रिद्धि वहां से चली गई। फिर सिया ने सुमित की तरफ बड़े प्यार से देखा। सिया के आंखों में आंसू आ गए थे। सिया के आंखों में आंसू देखकर सुमित मुस्कुराया और अपने हाथों से सिया के चेहरे को पकड़कर बोला, रो क्यों रही हो पगली? और फिर उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सिया, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, अब ऐसा लगता है। फिर सिया सुमित के चेहरे को देखने लगी तो सुमित ने कहा, हमारी जिंदगी का ठेका तुमने लिया है तो तुम्हारी जिंदगी का ठेका मुझे तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर सिया भी मुस्कुराने लगी। ऐसे दिन पार हो रहा था और हर दिन सुमित सिया से मिलने जाया करता था। कभी उसे लेकर बाहर जाता तो कभी छत पे पूरी रात बिताता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों छिपते छिपाते एक दूसरे से मिला करते थे। देखते देखते शादी वाला दिन आ गया। आज शादी है, सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारे मेहमान आ चुके थे। देखते देखते शाम हो गई। घर में पूरी चहल पहल थी, सब लोग बहुत खुश थे। बारात का समय हुआ और नाचते गाते सब मंडप तक पहुंच गए। उधर रिद्धि सिया को लेकर मंडप के पास आई। सब लोग सिया की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे। आज सिया लाल जोड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और सुमित की नजर सिया पे गई और वो भी उसी पर रह गई। वो सिया को देखे जा रहा था। हर दिन से ज़्यादा सिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर रणवीर सुमित के बगल में जाकर बैठ गया और धीमी आवाज़ में बोला, भैया नजरें हटा लो अपनी, सब देख रहे हैं और भाभी तो वैसे भी अब आपकी ही होने वाली हैं, तो जी भर कर देखते रहना। ये सुनकर सुमित सिया से नजरें हटाते हुए बाकी लोगों की तरफ, जो कि सच में उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर सुमित गुस्से में रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर वहां से जाते बोला, हाँ एक तो भलाई करो और डांट भी खाओ। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, लड़का तो हैंडसम है लेकिन लड़की से थोड़ा ज़्यादा उम्र है और लड़की कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल बच्ची है। सुमित के कानों में ये आवाज़ गई, लेकिन अब सुमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब सिया सुमित से प्यार करती थी और सुमित के लिए यही काफ़ी था। सिया सुमित के पास आकर बैठ गई और दोनों ने 7 फेरों के साथ एक दूसरे से वादे करते हुए एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध गए। अब दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो गई। शादी होने के बाद सारे रिश्तेदारों ने शुभकामनाएं दी और खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। और फिर सिया और सुमित को रिद्धि और रणवीर ने कमरे तक छोड़ दिया और सारा परिवार भी खाना वाना खाकर आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि सब बहुत थके हुए थे। पहले तो सिया और सुमित एक दूसरे से बातें करते हुए हिचकिचा रहे थे, जैसे ही दोनों पहली बार मिले हो। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते बैठे रहे, फिर दोनों एक साथ मुस्कुराए। फिर सुमित पास गया और सिया से
बातें करने लगा। कमरे में सिया को गले से लगाते हुए सुमित बोला, अब बीच में कोई नहीं आएगा, तुम अब बस ऐसे मेरे पास रहना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरी जान जान बनाकर रखूंगा तुम्हें। सिया भी बस सुमित के साथ और उसके पास रहना चाहती थी। तभी सुमित के मोबाइल पर एक कॉल आया। फिर सिया बोली, सुमित जी किसका कॉल आ रहा है? देखिए सुमित, नहीं रहने दो, मैं अभी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। सिया देख लीजिए ना एक बार। सुमित ने फिर कॉल पे बात की और सिया से बोलिए, देखिए जान, अभी आपके पति को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, एक औरत का केस आया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी सर्जरी करनी है। सिया, लेकिन सुमित बहुत ज़रूरी है, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सुमित कपड़े बदल कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुमित को गए हुए बहुत समय हो गया था और सुमित ने एक कॉल तक सिया को नहीं किया, इसीलिए सिया परेशान थी और सुमित का फ़ोन भी ऑफ बता रहा था। देखते देखते सुबह हुई। सुनीता और पूरा परिवार हॉल में आया और सबने देखा कि सिया जगी हुई है और उसने खाना भी तैयार कर दिया है। सुनीता, सिया तुम जाग चुकी हो? सिया, जी मैं सोई ही नहीं, क्योंकि उसने सारी बातें सारे परिवार को बताई। अब सिया के साथ सारा परिवार भी परेशान हो गया था। मास्टर जी, रणवीर तुम अभी हॉस्पिटल जाओ और जाकर देखो। रणवीर, जी पापा। रणवीर भी सुमित का पता करने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकला। अब सबको रणवीर का इंतजार था। 1 घंटे बाद रणवीर आया और उसे देखकर पूरा परिवार उसके पास गया। सुनीता ने पूछना शुरू किया, कहाँ है सुमित? क्या बोला उसने? फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी उसकी। तभी रणवीर बोला, नहीं माँ, भैया हॉस्पिटल पहुँचे ही नहीं थे। फिर आते समय मैंने रास्ते में पता किया तो पता चला कि रात को एक गाड़ी खाई में गिर गई थी और खाई गहरी होने के कारण बॉडी का मिलना नामुमकिन है। फिर मैंने गाड़ी का पता किया तो सिया रोने लगी और ज़ोर से चिल्लाते बोली, तो क्या? रणवीर, तो वो गाड़ी सुमित भाई की थी। ये बोलते रणवीर भी रोने लगा और पूरा परिवार वहीं का वहीं टूट सा गया। सिया तो टूटकर बिखर सी गई। सुनीता ने बोलना बंद कर दिया और पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। ये हादसे को हुए 1 महीना बीत चुका था और सारा परिवार जैसे तैसे एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया ने ना खुद को संभालने की कोशिश की और ना ही सुमित के बिना जीना सीखा। अब सिया को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। पूरे दिन वो कमरे में ही बिताती थी और पूरा समय वो सुमित की चीज़ें तो कभी सुमित के कपड़े ठीक करती रहती थी। देखते देखते ये हादसे को 1 साल बीत गया। अब घर का माहौल बदल सा गया था। अब इस घर में खुशियों का नामो निशान नहीं था। अब आर्थिक तंगी भी रहने लगी थी, क्योंकि अब पहले की तरह महंगी चीज़ें खरीदना मुश्किल सा था। सबने एक साधारण सी जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे लोगों के इलाज में चले जाते थे, क्योंकि अब सुनीता सिर्फ दवाइयों पे ही जी रही थी। अब सुनीता ज़्यादा बीमार ही रहा करती थी और मास्टर जी की भी उम्र होने के कारण वो भी बीमार से रहने लगे थे और साथ साथ दादी जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। इन 1 सालों में घर की पूरी काया बदल गई थी। रिद्धि कॉलेज में किसी को पसंद करती थी तो उसने 2 महीने पहले उससे कोर्ट में शादी कर ली और रणवीर और विजय अब बनती ही नहीं थी, क्योंकि घर के खर्चों में अब दोनों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। और संजना और सोनम आज भी एक दूसरे से मिलकर रहती हैं और पूरा घर संभालती हैं। और सिया इन 1 सालों में कई बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है और हर बार किसी न किसी ने उसे बचाया है। एक दिन शाम हुई और सिया छत पर वहीं खड़ी थी जहाँ पर सुमित और वो बैठते थे और वहाँ से सिया कूदने वाली थी कि सुनीता ने उसका हाथ पीछे खींचा और उसे अपने सीने से लगाया और बोली, क्या कर रही हो बेटा? सिया रोने लगी और बोली, माँ हम मरना चाहते हैं, हर एक कोने में उनकी यादें हैं, कहाँ छिपे हम? रोड से लेकर घर के हर एक कोने में वो हैं, हमारे साथ हैं, हमने ही उन्हें मार दिया, हमने ही वो फ़ोन उठाने को कहा था और हम उनसे छिपकर मिलते थे, आपके मना करने के बाद भी, इसीलिए ऐसा हुआ ना? माँ बताइए ना, सब हमारी गलती है, हम अब कैसे जिए आप ही बताइए, हम खुद को माफ़ नहीं पर कर पाएंगे। सिया को देखकर सुनीता भी रोने लगी और सिया को संभालने की कोशिश करने लगी और सिया को अपने साथ अपने कमरे में ले गई और उसको सुला दिया, क्योंकि सिया ना तो सोती थी और ना ही खाती थी, उसे सुनीता को खिलाना पड़ता था। फिर सुनीता ने मास्टर जी से कहा, सुनिए, याद है आपको सुमित ने कहा था
कि वो सिया को आगे पढ़ता देखना चाहता है और वो सिया को पुणे भेजना चाहता था ताकि सिया अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की है। उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है मास्टर जी। हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं सुनीता। सिया के गहने और मेरे गहने बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे और सुमित का इंश्योरेंस भी क्लेम करवा दीजिए, उस पे उसकी पत्नी का हक है। मास्टर जी ठीक है, तुम सिया को मनाओ, क्योंकि वो नहीं मानेगी। ये कहकर मास्टर जी बाहर चले गए। सिया जब नींद से उठी तो सुनीता वहीं बैठी थी। फिर सिया ने सुनीता से माफ़ी मांगी। सुनीता, कोई बात नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम पुणे इंजीनियरिंग करने चली जाओ, क्योंकि सुमित की इच्छा थी कि सिया। बस माँ, हम सुमित जी की यादों को छोड़कर नहीं जा सकते, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। सुनीता, देखो बेटा, सुमित की भी यही इच्छा थी, और तुम घर की हालत तो देख ही रही हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़कर कुछ करो ताकि घर के हालात सही हो जाए, क्योंकि कब तुम्हारे पापा की भी। सिया ये सब सुनकर रोने लगी और बोली, बस आगे मत बोलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले कैसे रहूँगी वहाँ। आप भी हमारे साथ चलिए ताकि आप भी शायद उन्हें भूल पाए। वहीं दरवाजे पर खड़ी संजना और सोनम सब सुन रही थी। फिर सिया वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ सोनम और संजना सुनीता के पास गई और बोली, माँ, हम दोनों कभी इस घर को बंटने नहीं देंगे और फिर आर्थिक स्थिति भी संभाल लेंगे। फिर आप सिया को परेशान मत कीजिए। सुनीता, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है बेटा। सिया को मैंने ये सब इसीलिए बोला ताकि वो यहाँ से निकल पाए और सुमित को भूल कर आगे की ज़िंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाए, लेकिन वो ये समझ गई, इसीलिए उसने मुझे कहा कि आप भी चलिए, शायद आप भी सुमित को भूल पाएं। एक हफ्ते बाद मास्टर जी ने सिया के लिए सारा इंतजाम कर दिया था और साथ में सुनीता के लिए भी, और अब सिया और सुनीता के जाने के लिए तैयारी थी। वैसे तो सिया जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुनीता के कहने पर वो मान गई थी। जाने से पहले सुनीता ने संजना और सोनम को बुलाया और बोली, बेटा, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और मास्टर जी का भी। संजना, जी माँ, आप निश्चिंत होकर जाइए। सुनीता ने मुस्कुराकर संजना और सोनम के सर पे हाथ रखते हुए बाहर की ओर निकली, साथ में सिया को लेकर। सुनीता अनजान शहर पुणे पहुंची। वहां किसी रिश्तेदार की मदद से सुनीता ने एक घर किराए पर लिया और साथ में सिया का एडमिशन भी वहाँ के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। सिया का ख्याल सुनीता एक माँ की तरह रखने लगी। सुनीता सिया को बिल्कुल वैसे ही प्यार करती थी जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे से करती है। सुबह सिया को उठाना और उसे तैयार करके कॉलेज भेजना और फिर बाजार से सिया की पसंद की चीज़ें लाना। अब सुनीता की कई दवाइयाँ बंद हो चुकी थी, क्योंकि सिया को प्यार करते करते सुनीता सब कुछ भूल जाती थी। सुनीता ने धीरे धीरे समय बिताने के लिए वहाँ सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिया भी कॉलेज जाती थी और फिर सीधा घर आ जाती थी। सिया और सुनीता को पुणे आए 1 महीने हो गए थे। सिया 10 दिनों से कॉलेज भी जा रही थी, लेकिन सिया कॉलेज में किसी से ना तो बात करती थी और ना ही किसी से दोस्ती की। एक दिन सिया कॉलेज गई और क्लास तक पहुंची तो उसने देखा कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर सिया को पता चला कि कॉलेज में कोई फंक्शन है, तो सिया वापस घर जाने लगी। तभी उसे एक लड़की मिली जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ज़्यादा बोलती थी और वो सिया से मिलते उसका नाम और सब कुछ पूछने लगी। सिया ने उसकी सारी बातों का बस जवाब दिया। फिर अंजलि बोली, यार तू तो बिल्कुल परी जैसी है, बहुत खूबसूरत है तू, बिना मेकअप के इतनी अच्छी लगती है। सिया ने अंजलि की तारीफ करने पर कोई जवाब नहीं दिया, तो अंजलि फिर बोली, तारीफ पे थैंक यू बोला जाता है, सीखा नहीं है क्या? तुम्हें ये सिखाया नहीं है क्या किसी ने? सिया ने फिर धीमी आवाज़ में कहा, धन्यवाद। ये सुनकर अंजलि मुस्कुराई और सिया के मना करने के बाद भी सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गई। फंक्शन के बीच से सिया कितने बार जाने के लिए उठी, लेकिन अंजलि ने सिया को कहीं भी जाने नहीं दिया। तभी अंजलि के कुछ दोस्त आए। अंजलि ने सिया को सबसे मिलवाया। तभी एक हाथ सिया के तरफ आगे बढ़ा। हाय, मैं कार्तिक, अंजलि का दोस्त हूँ। सिया उसकी तरफ देखी और दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हम सिया।
कार्तिक ने फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे लिया। कार्तिक बिल्कुल स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत सा लड़का था। उसका लाल गोरा रंग और अच्छी खासी लंबाई और उसके उड़ते बाल और उसकी प्यारी सी मुस्कान पे कई लड़कियों का दिल आ जाता था। लेकिन यहाँ पर कार्तिक का दिल सिया पे आ गया था। सिया का मासूम सा चेहरा और उसके लंबे बाल और उसकी खूबसूरती उसकी सादगी से झलक रही थी। ये देखकर तो किसी का भी दिल सिया पर आ जाए। अंजलि ने सिया का फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दिया था और बोली, जब भी ज़रूरत पड़े अपनी इस दोस्त को याद करना। मेरे पापा वैसे भी यहाँ के ट्रस्टी हैं, सारे काम हम लोग के हो जाते हैं। सिया ने फिर कुछ नहीं बोला और वहाँ से चली गई। बहुत सारे लोग अंजलि के दोस्त थे जिसने अंजलि को कहा, इस लड़की के तेवर देखे हैं तुमने, ऐसे घमंड दिखा रही थी। अंजलि ने सबको डांटते हुए कहा, मैं सिया के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। सिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। और अगर किसी ने ये करने की ज़रूरत की तो आगे से मेरी मदद किसी को नहीं मिलेगी। ये कहकर अंजलि वहाँ से चली गई। कार्तिक जितना अच्छा दिखता था उतना ही ज़्यादा दिल फेंक इंसान भी था। कार्तिक और अंजलि 1 साल सीनियर थे जो फेल होकर अब सिया के क्लास में ही थे। इन 12 महीनों में कार्तिक ने 24वीं बार गर्लफ्रेंड पटा कर रखी थी। कॉलेज में कार्तिक बिल्कुल हीरो जैसे घूमते रहता था क्योंकि उसके पापा भी एक बिजनेसमैन थे, तो उसे पैसों की कमी नहीं थी और ना ही पैसों की वैल्यू थी। अगले दिन कार्तिक अंजलि के पास गया और बोला, अंजलि यार वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, तुम क्यों नहीं मिलवाती हो मुझे उससे। अंजलि ने कार्तिक की ओर नाराज़गी से देखा और बोली, मैं समझ रही हूँ तो किसकी बात कर रहा है और तो उससे दूर रहना क्योंकि तेरे जैसे लड़के को उसके आसपास भी भटकने ना दूँ मैं। कार्तिक, मैं खुद ही मिल लूँगा उससे। अंजलि, सोचिए अभी मत, मैं होने नहीं दूंगी। कार्तिक, तो क्या रिश्तेदार है उसकी। अंजलि मुस्कुराई और बोली, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये बहुत स्पेशल है। मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाना चाहती हूँ और तू जिसकी हर हफ्ते गर्लफ्रेंड ही बदलती रहती है उसे मैं सिया के आसपास भी ना आने दूँ। कार्तिक, क्या बात है, मतलब हम दोस्त नहीं हैं। अंजलि, चल निकल यहाँ से, ड्रामे मत कर। कार्तिक, अंजलि यार कर दे मदद, बिल्कुल ट्रू वाला लव हुआ है यार। अंजलि, अच्छा चल ठीक है, फिर मैं मदद करूँगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि तू उसके काबिल बन गया है, बाकी जो 24 महिला मित्र हैं तुम्हारी उससे दूर रहा कर। ये कहने के बाद अंजलि वहाँ से चली गई। तभी कार्तिक को गेट के अंदर आते सिया दिखी और उसके साथ सुनीता जो उसे कॉलेज छोड़ने आई थी। फिर सिया अंदर आई और कार्तिक दौड़ता हुआ सिया के पास पहुंच गया। सुनीता ने बाहर कार्तिक को सिया के पास आते देखा, फिर वो घर के लिए लौट गई। कार्तिक सिया से, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो। सिया, नहीं आप। कार्तिक, क्या यार, कल ही मिले और आज तुम भूल गई मुझे। सिया, माफ़ कीजिएगा, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है, हमें जाने दीजिए। कार्तिक, लेकिन बात तो सुनो। उतने में वहाँ अंजलि आ गई और सिया से आकर मिली। सिया ने अंजलि के साथ अच्छे से बात की और फिर अंजलि के साथ क्लास करने चले गए। कार्तिक भी उसके पीछे क्लास करने चला गया। कुछ समय बाद क्लास ख़त्म हो गई और सब कैंटीन की ओर जाने लगे। फिर अंजलि ने सिया को चलने को कहा, लेकिन सिया ने मना कर दिया और बोली कि दूसरी क्लास शुरू होने तक मैं यही क्लास में ही रहूँगी। अंजलि ने सिया की बात सुनी और सबके साथ कैंटीन चली गई। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिया बेंच के ऊपर खड़ी है और नीचे कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे हैं, मतलब कि वो लोग सिया की रैगिंग कर रहे थे। ये देखकर कार्तिक को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बिना कुछ सोचे समझे सबको मारना शुरू कर दिया। फिर अंजलि के सारे दोस्तों ने मिलकर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहाँ पर सारे प्रोफेसर आ गए और सबको संभालते हुए सबको ऑफिस में आकर मिलने को कहा। सिया तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी और उस दिन भी जब उसे ऑफिस में पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि कुछ नहीं हुआ और वो लड़कों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद अंजलि और अंजलि के सारे दोस्तों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सारे दोस्त अब सिया से नाराज हो गए थे और कईयों ने उसे डांटा भी। सबकी बातों से परेशान सिया वहाँ से भागते हुए घर आ गई और अपनी माँ के गोद में सर रख कर रोने लगी और कहने
लगी कि अगर सुमेध जी होते तो सब ठीक कर देते, मैंने सबको फंसा दिया। उतने में सुनीता की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ पर अंजलि और कार्तिक खड़े थे। फिर सुनीता ने सिया को चुप करवाया और अच्छे से बैठने को कहा। फिर अंजलि और कार्तिक को अंदर आकर बैठने को कहा। सुनीता ने देखा कि कार्तिक के चेहरे पर कई जगह चोट लगी है, तो उसने उसके लिए दवाई लाई और उसको दिया। फिर अंजलि ने सिया का हाथ पकड़ा और बोली, तुम डरो मत सिया, कुछ नहीं हुआ है। सारे दोस्तों ने अभी गुस्से से ऐसा बोल दिया वैसे, लेकिन वो लोग भी तुमसे मिलने आएंगे पक्का। सिया ने कुछ नहीं बोला और अपना सर नीचे किए बैठी रही। तभी अंजलि ने कहा, आंटी ये सुमेध कौन है? और सिया इतना डर गई जैसे कि ये कभी ऐसा देखी ही नहीं या फिर इसे किसी बात का सदमा लगा है। तभी सिया बोल पड़ी, सुमेध हमारे पति हैं। अंजलि और कार्तिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी सिया ने शुरू से बताना शुरू किया। सब बताने के बाद सिया ने कहा, हम अब किसी और का ख्याल अपने मन में भी नहीं ला सकते हैं। दिल से जुड़े हैं हम सुमेध जी से। दिल का गठबंधन हुआ था, वो भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने हमें सिंदूर लगाया था। और साड़ी से बंधा गांठ शायद खुल जाए, लेकिन दिल से बंधा गांठ कभी नहीं खुलता है अंजलि। लेकिन वो चले गए सिया, अब तुम तो आगे बढ़ो। सिया, वो चले गए हैं आपके लिए और बाकियों के लिए, लेकिन हमारे लिए हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। यहाँ भी सिर्फ उन्हीं के लिए आए हैं हम। उन्हीं की इच्छा थी कि हम यहाँ पढ़े। सिया की कहानी सुनकर अंजलि और कार्तिक दोनों के आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर सिया ने देखा कि दरवाजे पर बाकी के दोस्त भी खड़े हैं और उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। फिर सिया ने उन सब से माफ़ी मांगी और बोली, हमारी गलती की वजह से आप लोगों के साथ गलत हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। सब ने सिया को माफ़ कर दिया। फिर सिया ने कहा, अगले 15 दिन का नोट्स आप सबको भेज दिया करेंगे। सब सिया की इस बात पे मुस्कुराहटे। फिर सारे वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन से अंजलि रोज हर शाम को सिया से मिलने आया करती थी। रोज सिया के लिए नए तोहफे तो कभी कुछ खाने की चीज़ें लेकर आया करती थी। देखते देखते सिया अंजलि के साथ बिल्कुल घुल मिल सी गई थी और अंजलि के कारण ही अंजलि के सारे दोस्तों से भी। कॉलेज में सिया को पढ़ते कुछ 6 महीने बीत गए थे। कार्तिक अब हमेशा सिया में ही खोया रहता था और बाकी लड़कियों की तरफ नजरें भी नहीं करता था। एक दिन सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी और उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जो पिछले 18 महीनों से उसने नहीं सुना था। वो जल्दी से भागते बाहर आई और उसने देखा कि सुनीता पूरे दिल से हंसकर किसी से बातें कर रही है। सुनीता को ऐसे हंसते देख सिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आई और फिर कुछ समय बाद सुनीता सिया के बालों में तेल लगा रही थी। तभी सुनीता बोली, सिया क्यों ना तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो बेटा, क्यों ना तुम दूसरी शादी। सिया, बस माँ आगे मत बोलिए, और आगे बढ़ना किसी से शादी कर लेना नहीं होता है। और माँ, गठबंधन मेरा आपसे भी हुआ है तो आप हमसे ऐसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सुनीता भी सिया की बात सुनकर उसको प्यार करते बोली, मेरी बच्ची तुम ऐसी मुस्कुराती रहो। सिया ने अपना सर ऊपर किया और अपनी माँ का चेहरा पकड़कर बोली, आप भी ऐसे ही खुश रहा करो। आपको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर दोनों मुस्कुराते हुए साथ में कुछ समय बिताए। फिर अगले दिन सुबह हुई और सिया हर दिन की तरह कॉलेज गई। वहीं कॉलेज के गेट पे उसे कार्तिक मिला। कार्तिक, हाय सिया। सिया, हाय कार्तिक। वो तुमने सुना होगा कि कॉलेज में फंक्शन है और कपल थीम है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिया, लेकिन हम कैसे? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहकर सिया आगे बढ़ी। तभी कार्तिक पीछे से आवाज़ लगाते बोला, सिया अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ कल मैं तैयार होकर यहीं के कॉलेज के गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद कार्तिक वहाँ से चला गया और सिया ने भी कुछ नहीं कहा और क्लास के अंदर चली गई। पढ़ाई होने के बाद शाम को सब घर जाने लगे। तभी अंजलि आई और सिया को बोली, तो सिया तुम कल आ रही हो ना? सिया ने उसकी तरफ देखा और मायूसी से कहा, हम आना तो नहीं चाहते, लेकिन कार्तिक
अंजलि ने फिर उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तो अगर तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है तो क्यों ना तुम उसे भगवान का इशारा समझो और आगे बढ़ो। फिर सिया अंजलि से कुछ भी नहीं कह पाई और दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पर सुनीता सिया को परेशान देखकर पूछ पड़ी, सिया क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिया ने फिर सुनीता को सारी बातें बताई तो सुनीता ने भी सिया से वही कहा जो अंजलि ने कहा था। सुनीता ने भी ये कहा कि अगर तुम आगे बढ़ोगी तो यकीन मानो बेटा, सबसे खुशी मुझे होगी, तो क्या तुम मेरे लिए आगे नहीं बढ़ सकती? सिया ने फिर सुनीता का चेहरा देखा और मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखकर अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सुनीता ने खुशी से पूछा, तो कपड़े क्या पहनना है? सिया, साड़ी पहननी है। सुनीता, तो चलो साड़ी पसंद कर लो। दोनों फिर साड़ी पसंद करने कमरे में चले गए। अगले दिन सुनीता ने कार्तिक को फ़ोन करके बता दिया कि सिया पार्टी में उसके साथ जाने के लिए तैयार है। ये सुनकर कार्तिक बहुत खुश हो गया और शाम की तैयारी करने लगा। कपड़े और फूल सबका इंतजाम कर लिया उसने, क्योंकि वो शाम की पार्टी में सिया को प्रपोज करना चाह रहा था। देखते देखते शाम हो गई और कार्तिक वही कॉलेज के बाहर गेट के पास सिया का इंतजार कर रहा था और साथ में उसके सारे दोस्त भी उसके साथ खड़े थे। इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन सिया का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए कार्तिक ने अपने दोस्तों को पार्टी में भेज दिया और अकेले बाहर खड़े होकर सिया का इंतज़ार करने लगा। देखते देखते रात के 11 बज गए और पार्टी ख़त्म हो गई। जब कार्तिक के दोस्त बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कार्तिक अभी भी वहीं खड़ा है, एक जगह से वो हिला तक नहीं। अंजलि और उसके दोस्तों को ये देखकर कार्तिक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कार्तिक के साथ जाने के लिए लड़कियां मरती थी, लेकिन आज कार्तिक किसी के इंतजार में हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार दिख रहा था। कार्तिक अपने दोस्तों की तरफ देखकर वही लगी बेंच पर बैठ गया। सारे दोस्त उसके पास गए और उसके घर चलने को कहा। तभी कार्तिक बोला, आंटी ने कहा था यार कि वो आएगी, फिर वो क्यों नहीं आई? आखिर क्या वजह है उसके नहीं आने की? इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब अंजलि को विश्वास हो गया था कि कार्तिक सिया से बहुत प्यार करता है, क्योंकि कार्तिक की माँ नहीं थी और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो कभी किसी के सामने रोकर अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। लेकिन आज वो सिया के न आने पे खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सुमेध अचानक एक दिन सिया की ज़िंदगी में वापस आया और उसकी बहुत बुरी हालत थी। सिया, लेकिन कुछ नहीं माँ, और सुमेध जी ने हमारा साथ देने से पहले इतना नहीं सोचा, तो जब हमारी बारी आई है तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? और माँ, हमें उनसे किसी भी हाल में उतनी ही मोहब्बत है। सुनीता ये सुनकर रो पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखते देखते कॉलेज में सिया को 2 साल बीत गए थे और अब उसकी आखिरी साल चल रही थी। अब सुनीता और सिया घर पर ही सुमेध का देखभाल करते थे। और फिर एक दिन सुमेध होश में आया। सुनीता वहीं सोफे पर सो रही थी, सिया घर पर नहीं थी। तभी टेबल से बहुत कोशिश करने पर सुमेध ने ग्लास नीचे गिराया और सुनीता की आंख खुली और उसने देखा कि सुमेध को होश आ गया है। सुनीता ने खुशी से सबसे पहले फ़ोन करके सिया को बुलाया और फिर घर पर फ़ोन करके पूरे परिवार को बताया। सिया ये सुनकर दौड़ी घर आई और उसने देखा कि सुमेध और सुनीता एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। सिया के आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर सिया सुमेध के सामने गई। सुमेध अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सिया को नीचे बुलाया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे इशारे से रोने से मना किया। कल होकर सारे लोग घर से सुमेध को देखने वहाँ गए। सब अब अच्छा लग रहा था, सब बहुत खुश थे। रिद्धि भी सुमेध से मिलने वहाँ आई थी और सुमेध ने उसे माफ़ कर देने को कहा। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए और सुमेध ठीक होता चला गया और सिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई। दोनों वहाँ से वापस अपने घर आ गए और सुमेध वापस अपने हॉस्पिटल के काम में लग गया। सिया को भी वहीं अच्छी जॉब मिल गई। अब सब पहले जैसा हो गया था। घर पर खुशियाँ वापस आ गई थी। दोनों एक दिन फिर अपनी गाड़ी में साथ जा रहे थे और रास्ते में आइसक्रीम खाने उतरे और सिया ने पीछे से सुमेध का हाथ पकड़ा। तभी सुमेध पीछे मुड़ा और सिया को देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराया और बोला, मैं यहीं हूँ। सिया ने भी मुस्कुराते जवाब दिया, कहीं जाने भी नहीं देंगे अब हम आपको। ये सुनते ही सुमेध ने सिया को अपने सीने से लगा लिया
तो दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।